जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विविध की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में, जहां पर दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे भारत में प्रमुख जो महिलाएं हैं उनके बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, इसके पहले हमने अध्ययन किया हुआ है नरगिस दत्त जी तक का। ठीक है, इसका प्रश्न था दोस्तों राज्यसभा में पहुंचने वाली, ठीक है, ये राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री, तो उनका आंसर जो था वो था नरगिस दत्त। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं इसके आगे की, और इसी कड़ी में दोस्तों हम बिना समय गवाए सबसे पहले अध्ययन करते हैं, देखते हैं हम कहाँ पर थे। तो आप लूसेंट ओपन कर लीजिएगा। हमारा जो प्रश्न है वो है अंटार्कटिका में पहुँचने वाली प्रथम महिला। ठीक है, प्रश्न है हमारा अंटार्कटिका में पहुँचने वाली प्रथम भारतीय महिला। इसका दोस्तों आंसर है मेहर मूसा। ठीक है, मेहर मूसा इसका करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका में कदम रखने वाली, अंटार्कटिका में पहुंचने वाली पहली, यदि हम महिला की बात करते हैं, भारतीय महिला की। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई कि हम सबसे पहले ये समझें कि किस वर्ष, तो वो है 1977, 1977 में वो गई, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ जो इनके विषय में कुछ अतिरिक्त है ना, तो इनका जो अतिरिक्त है दोस्तों वो ये है कि इनका उपनाम है मैगलन। इनका जो उपनाम है वो है मैगेलन या मैगलन। ठीक है, और यही इनका जो उपनाम है ये हमें इस प्रश्न के उत्तर को याद रखने में थोड़ी सी आसानी देता है, थोड़ी सी सहजता देता है। यदि हम बात करें, इनका जो उत्तर है या उपनाम है वो है मैगलन। और जो प्रश्न था दोस्तों वो लूसेंट में प्रश्न क्या है, आप इनका एक इमेज भी देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो प्रश्न है कि भाई अंटार्कटिका में पहुंचने वाली प्रथम महिला। अब देखिए बात को समझिएगा आप, अंटार्कटिका कहाँ पर है, उम्मीद है भली भांति परिचित होंगे आप अंटार्कटिका से। ठीक है, तो अंटार्कटिका जो प्लेस है दोस्तों, और आप एक इमेज में भी देख पा रहे होंगे अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका दोस्तों कैसा है, यदि आप देखेंगे तो पूरा बर्फीला क्षेत्र है। ठीक है, अब चूंकि बर्फीला है, बर्फ ही बर्फ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई बर्फ में या उस ठंडक भरे पानी में जब ये जाएंगी, वहाँ पहुँचेंगी, तो कोई भी व्यक्ति बर्फ में क्या होता है, जब हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम महसूस करते हैं ऐसा कि भाई जैसे गलन वाली है ना, और हम कहते भी हैं कि जो ठंड है वो गलाव वाली पड़ रही है। तो हम वहाँ से उस तरीके से याद रख सकते हैं कि अंटार्कटिका में पहुँचने वाली का जो आंसर है वो क्या है, गलन। तो मैगलन, और मैगलन कौन है दोस्तों, मैगलन उपनाम है मेहर मूसा जी का। तो यहाँ पर हमारा एक ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये कंप्लीट होता है। अब बात आती है इनके विषय में कुछ अतिरिक्त। तो दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से यही प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण था। ठीक है, और इनके विषय में दोस्तों यदि हम और जाने या और जानने की कोशिश करें कि क्या है इनके विषय में, तो इनके विषय में बहुत ही रोचक प्रसंग जो है दोस्तों वो है इनकी यात्राएं। लगभग इन्होंने 5 दशकों में दोस्तों 180 देशों की यात्राएं की। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इनका महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जन्मी, वहीं पली बढ़ी, वहीं इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा वगैरह हुई। और फिर बात करते हैं कि आगे चल करके जो है दोस्तों इनका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रारंभ से ही इनकी रुचि थी घूमने फिरने में, कुछ अलग करने की जिज्ञासा थी। यानी मैं अगर कहूँ कि ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ यदि कोई पहुँच सका है तो वो है या तो डिस्कवरी, या वो नेशनल ज्योग्राफिक वाले चैनल वाले, तो या तो डिस्कवरी चैनल वाले वहाँ पर पहुँचे हैं, और या उनके बाद यदि कोई है तो वो है मेहर मूसा जी। आप खुद सोचिए कि लगभग 5 दशक यानी लगभग 45 से 50 वर्षों में इन्होंने 180 देशों की यात्राएं कर ली। अब महत्वपूर्ण बात ये थी भाई कि इस 180 देशों तक की जो यात्राएं थीं, स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कुछ खर्च आता है। ठीक है, व्यक्ति को आर्थिक रूप से ठीक होना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं तो आप इतनी ट्रैवलिंग कैसे कर पाएंगे, उतना खर्च आप कैसे जो है उठा पाएंगे अपना, है ना। तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने एक अच्छा मार्ग जो है कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करती थी। ठीक है, ये जब इन्होंने अपना बीए कंप्लीट किया, इन्होंने बीए ऑनर्स से किया, महाराष्ट्र मुंबई से ही किया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने वकालत की LLB भी की, और इसके बाद दोस्तों इनका 21 वर्ष में 1965 में इनका चयन होता है एयर इंडिया में। और एयर इंडिया में विभिन्न पदों पर रहते हुए जब इन्होंने देखा कि एयर इंडिया में ये फिक्स हैं, 2 से 3 देशों पे ही इन्हें उड़ानों में जाने मिल पा रहा है, तो फाइनली इन्होंने दोस्तों उसका एक डिपार्टमेंट था टूरिज्म करके, उसमें इन्होंने अपना चयन करवा लिया। ठीक है, और कहते हैं कि मंजिल उसी को मिलती है, मुकाम उसी को मिलता है जो उस ओर क्या करता है दोस्तों, प्रयास करता है। तो ठीक ऐसे ही दोस्तों ये प्रयासरत रहीं, इनकी जो चाहत थी, इनकी जो इच्छा थी वो पूरी हुई, और अंततः इन्होंने लगभग 180 देशों में जो है सफ़र किया। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा जो अगला है। ठीक है, तो लूसेंट में आप देखेंगे तो क्रम से जो नाम दिए हुए हैं हम वहाँ पर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 2-3 ऐसे नाम हैं जो इनसे जुड़े हुए थे, इसी क्षेत्र से थे, और ऐसे ही कुछ यूनिक थे। ठीक है, तो हमने उसे भी यहाँ पर सम्मिलित किया हुआ है, तो पहले हम उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। तो आपका ये कंप्लीट होता है मेहर मूसा। याद रखना आसान है। याद रखने के तरीके कैसे थे कि भाई अंटार्कटिका में पहुँचने वाली तो ठंडक प्लेस, तो गलन, मैगलन। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो हमारा नाम है, आप नोट कीजिएगा इसे, ये लूसेंट में नहीं मिलेगा, प्रीतिशु गुप्ता। प्रीतिशु गुप्ता, ठीक है, प्रीतिशु गुप्ता जी के विषय में दोस्तों महत्वपूर्ण है
आप नोट कर लीजिए, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला। उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल पर दोस्तों, हमने कल भी इस पर साझा किया हुआ था, अपने जो पिछला लेक्चर था उस पर भी हमने बातें की हुई थी, एक इमेज भी थी वहाँ पर कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुँचने वाली जो पहली महिला है वो कौन है? पहली भारतीय महिला प्रीतिशु गुप्ता, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर, वो नाम क्या है? उज्ज्वला पाटिल। उज्ज्वला पाटिल जी के विषय में देखें दोस्तों तो दुनिया भर में जाने वाली पहली महिला, ठीक है, अर्थात संपूर्ण विश्व में, कहाँ पर दोस्तों? संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली यदि पहली महिला का प्रश्न पूछा जाता है तो इसका आंसर है दोस्तों कौन? उज्ज्वला पाटिल। देखिए याद रखने के तरीके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम बात करें संपूर्ण विश्व की, अब भाई पूरे विश्व में परिक्रमा कर रही हैं, ठीक है, तो हम इसे याद रख सकते हैं कैसे? यानी कहीं ना कहीं अपने देश का झंडा या अपने देश का परचम चारों तरफ लहरा रही हैं, उज्ज्वल कर रही हैं, ठीक है, चारों तरफ उजाला कर रही हैं, उज्ज्वला, उज्ज्वला, ठीक है। तो हमने याद रख लिया उज्ज्वला, चारों तरफ परिक्रमा करने वाले का या चारों तरफ उजाला करने वाले का या अपने देश का नाम रोशन करने वाले का हमने नाम कैसे याद रखा कि भाई उज्ज्वला, उजाला कर रही हैं। तो एक नाम हो गया आपका उज्ज्वला और एक और नाम आपका कौन सा है दोस्तों? मेहर मूसा, और यहाँ पर कौन सा हो गया? प्रीतिशु गुप्ता। तो 3 आपके यहाँ पर होते हैं दोस्तों कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण है जो कि आपके लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न है कि भाई अंटार्कटिका जैसे दुर्गम या ठंडे प्लेस में 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत करने वाली महिला या पहली महिला या पहली भारतीय महिला। मैं एक बार फिर से आपके सामने प्रश्न रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। प्रश्न है अंटार्कटिका जैसे दुर्गम क्षेत्र में या बर्फीले क्षेत्र में 1 वर्ष से अधिक समय व्यतीत करने वाली पहली भारतीय महिला। तो दोस्तों इसका नाम है, ठीक है, मंगला मणि। मंगला मणि आप नोट कर लीजिएगा, बेहद महत्वपूर्ण नाम। इनके विषय में दोस्तों आप देख सकते हैं, पहली चीज़ भाई कि ये क्या थी? तो इसरो की वैज्ञानिक थी, ठीक है। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि इसरो के विषय में हमें कुछ जानकारी हो तो इसरो आप गूगल भी कर सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसरो। फिर इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अंटार्कटिका जैसे दुर्गम क्षेत्र, एक तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर। दूसरा हम अब याद रखने के तरीके देखें तो अंटार्कटिका क्षेत्र में हम इन्हें पहुँचा रहे हैं, पहला ये है, ठीक है। और अगली बात इसरो की, अच्छा 1 वर्ष से अधिक समय वहाँ व्यतीत तो कर रही है, लेकिन है कौन ये? इसरो की वैज्ञानिक, इनका नाम है मंगला मणि। याद रखने का तरीका बेहद आसान। यदि बात करें किसी भी मिशन की, हम देखते हैं वर्तमान में चंद्रयान मिशन, मंगल मिशन, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो मिशन है, जो नाम जुड़ा हुआ है मंगल या मंगला, ये किसी न किसी मिशन या रिसर्च या किसी एक ऐसे क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब कोई 1 वर्ष से अधिक समय तक वहाँ पर व्यतीत कर रहा है तो इसके पीछे का जो कारण था वो कहीं ना कोई स्रोत था दोस्तों। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं, इनका नाम मंगला मिशन या मंगला मणि, तो मिशन करके हम इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण जो 4 नाम थे वो आपके होते हैं पूरे तरीके से कंप्लीट। के बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। प्रश्न आपके सामने हैं, आप लूसेंट में देख सकते हैं। अब लूसेंट की ही वही सीरीज आगे, ठीक है। आपका जो प्रश्न है दोस्तों वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला के बारे में है दोस्तों, तो वो नाम है अमृता प्रीतम, ठीक है। ये आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्होंने जो जीता वो किस वर्ष जीता, ठीक है, तो 1956 1956 में जीता। अब हम इनके विषय में कुछ बेसिक बातें समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इनके विषय में और भी जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके विषय में भी हम अध्ययन करते हैं दोस्तों। बहुत बेहद महत्वपूर्ण है इनका जन्म, ठीक है। इनके जन्म से ही हम उठाएंगे इन्हें देखेंगे, और बहुत सारे इनके जो किस्से हैं या इनकी जो रचनाएं हैं दोस्तों वो उनके विषय में हमें जानकारियां मिलती चली जाएंगी। बात की जाए दोस्तों इनके जन्म की, तो इनका जो जन्म हुआ वो 31 अगस्त 1919 को, 31 अगस्त 1919 को गुजरावाला या गुजरावाला एक प्लेस है दोस्तों जो पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब, लाहौर प्रांत, पंजाब प्रांत के लाहौर के नज़दीक ही है ये जो क्षेत्र है गुजरावाला। यहाँ पर इनका दोस्तों जन्म हुआ अमृता प्रीतम जी का। और ये जो समय है आप देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने हमेशा से इसे रिपीट किया है, और लगभग ये मेरे ख्याल से 6वीं सीरीज़ है महिलाओं से रिलेटेड, या 5वीं या 6वीं। और इसके बाद दोस्तों एक आध सीरीज़ और आएंगी और हमारा भारत में प्रथम महिलाएं जो हैं ये समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद हम पुरुष की ओर चलेंगे। ऐसे ही हम क्रमबद्ध तरीके से सारा अध्ययन करते चले जाएंगे दोस्तों। और मैं बारंबार रिपीट कर रहा हूँ इस बात का कि भाई आपको वर्ष जो है, डेट ऑफ बर्थ सभी का नहीं लिखना है, ठीक है। मजबूरी होती है, आपको समझाना है, चीज़ों को बताना है, और क्या कारण है किसी भी चीज़ के पीछे, किसी भी एक फैक्ट के पीछे का, वो हमें पता चलता है, ठीक है। यदि हम बात करें 31 अगस्त 1919 को जन्म हुआ है, ठीक है, 1990, तो 1919 में यदि हम बात करें दोस्तों
1919 वो सन है जब भारत का विभाजन नहीं हुआ है, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब इनका जन्म हुआ दोस्तों, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो सब कुछ कहाँ पर हुई, वो लाहौर प्रांत में, लाहौर में ही हुई, उसी पंजाब क्षेत्र में हुई और पंजाबी अच्छे से जानती थी ये, ठीक है। और बेसिकली यदि हम बात करें दोस्तों, तो पंजाबी भाषा के लिए ही इन्हें मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आगे क्या हुआ। तो देखिए, अब आगे वो समय आ जाता है, वो घड़ी आ ही जाती है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं एक काल था सभी के लिए, ठीक है। बहुत ही एक भयावह दृश्य था, बहुत ही भयानक सीन था, वो विभाजन का सीन दर्दनाक था। और इन्होंने 1947 का वो विभाजन देखा, जिसकी झलक दोस्तों हमें इनकी रचनाओं में भी देखने मिलती है, ठीक है। वो जो दर्द था उन्होंने रचनाओं के माध्यम से बयां किया। साथ ही साथ में दोस्तों 1947 में इनकी फैमिली भारत आ जाती है और ये भारत में शिफ्ट हो जाती हैं। इसके पहले यदि हम बात करें दोस्तों, तो माता राम का इनके देहांत भी हो जाता है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी इन्हें मिलती हैं, देखना पड़ता है। और साथ में ही दोस्तों 16 वर्ष की आयु में, महज 16 वर्ष की आयु में ही इनका पहला संकलन या इनकी पहली कृति सामने आती है। फिर इसके बाद दोस्तों होता ये है कि भाई जब 1947 का विभाजन हो जाता है, जब ये भारत आ जाती हैं, तो फिर उसके बाद कुछ समय बाद ही जब ये दिल्ली शिफ्ट होती हैं, फिर इनका विवाह होता है। और इनका विवाह एक संपादक से होता है, वो पेशे से संपादक थे। ये विवाह दोस्तों बहुत लंबा नहीं चल पाता है और लगभग 1960 में, वर्ष 1960 में इनका तलाक हो जाता है। और इस तलाक के बाद दोस्तों हम देखें, हमें यहाँ पर जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से ये सारे डाटा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें ये एक रूपरेखा देखते हैं, ठीक है। रूपरेखा कैसी, ये रूपरेखा मिलती है दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में, इनके भाव के बारे में, ठीक है। तो यदि बात करें इनके तलाक की दोस्तों, 1960 में जब तलाक हो जाता है, इसके बाद की जो एक महिला की, ठीक है, क्या क्या समस्याएं थीं, कैसी पीड़ा थी, यातनाएं महिलाओं को जो मिलती हैं या महिलाओं को जो शोषण, दोस्तों इस पर केंद्रित इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों एक और पहलू क्या है इनकी रचनाओं का, तो इनकी रचनाओं का एक और पहलू है भारत का जो विभाजन वाला जो दृश्य है, उसे भी इन्होंने अपनी रचनाओं में बयां किया। तो बात की जाए दोस्तों इनकी रचनाओं की, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो पहली रचना है दोस्तों रसीदी टिकट, ठीक है। और रसीदी टिकट की बात करें दोस्तों, तो यह इनकी आत्मकथा भी है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अमृता पीतम की महत्वपूर्ण रचना है रसीदी टिकट और इनकी आत्मकथा भी है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दोस्तों इनकी जो एक और महत्वपूर्ण रचना है वो है कागज ते कैनवास, कागज ते कैनवास। ये महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों, क्योंकि यही वो रचना है जिसके लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में मिला, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनकी प्रमुख तीसरी रचना है 49 डेज। इसे 49 डेज को 49 दिन करके भी परीक्षा में पूछा गया है कि 49 दिन किसकी कृति है। ये पूछे जाने का प्रमुख कारण है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि यदि हम बात करें किसी डिजिट को लेकर के, किसी नंबर को लेकर के, चेतन भगत जी के उपन्यास ज़्यादा होते हैं, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड 1/2 या 3 इडियट, ठीक है। तो ये ऐसी जो संख्याएं हैं, गणितीय संख्याएं, वो चेतन भगत के उपन्यासों में हमें देखने मिलती हैं, उनकी कृतियों में देखने मिलती हैं। और यहाँ पर अमृता पीतम जी का जो इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो कृति है, इनकी जो रचना है, उसका नाम भी है 49 डेज, इसे आप नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों एक और इनकी कृति है पिंजर, ये भी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं इनके पुरस्कारों की दोस्तों, तो ना केवल साहित्य अकादमी पुरस्कार बल्कि ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ और 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में आप नोट कर लीजिएगा 1956 वह वर्ष है जब इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बात की जाए दोस्तों यदि इनके और भी पुरस्कारों की, तो पद्मश्री एक ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इन्हें आगे चल करके पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण भी मिला दोस्तों, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण है पद्मश्री। पद्मश्री जो है दोस्तों 1969 में मिला और पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करने वाली ये पहली पंजाबी महिला हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है अमृता पीतम जी के विषय में सारे महत्वपूर्ण जितने भी फैक्ट हैं। आप एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बिंदु है दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। हालांकि दोस्तों हम इसी विविध की श्रृंखला में जब और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हमारे जो लेक्चर हैं वो पुरस्कारों को लेकर के भी आपके सामने होंगे। हम चर्चा करेंगे, हम जानेंगे कि आखिर कोई भी पुरस्कार या कोई भी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, पहला किसे दिया गया, किस भाषा में दिया जाता है। ये इन सभी प्रकार की जितने भी विशिष्ट जो भी तथ्य हैं ये सभी आपके सामने होंगे। फिर भी दोस्तों आप यदि जिज्ञासु हैं तो आप इसे गूगल का प्रयोग करके ज़रूर देख लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद हमारा जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, लूसेंट में भी आप देखते चलें। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों मेरी लीला राव को, ठीक है, मेरी लीला राव करके प्रश्न है दोस्तों।
ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला, ठीक है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला की यदि हम बात करें दोस्तों तो उसका आंसर है मेरी लीला राव। अब इसके विषय में हम देख लेते हैं दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु है कि ओलंपिक खेल जो थे वो कौन से वर्ष हुए जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया या भाग लिया। तो दोस्तों वह 1956 का वर्ष है। 1956 में ओलंपिक खेलों में इन्होंने क्या किया दोस्तों, भाग लिया। और ऐसे भाग लेने वाली पहली महिला एथलीट हैं कौन, मेरी लीला राव। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ओलंपिक में इन्होंने कौन सी स्पर्धा के लिए पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों इनकी जो स्पर्धा है वो है 100 मीटर स्प्रिंट दौड़। 100 मीटर स्प्रिंट दौड़ की यदि बात करें दोस्तों तो इनका जो रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड था 12.4 सेकेंड, यानी कि ये 100 मीटर की जो स्प्रिंट दौड़ है वो 12.4 सेकेंड में पूरी करती थी। हालांकि दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप जरूर जानें, वह दोस्तों यह है कि जब क्वालिफाइंग राउंड चल रहा था प्रतिस्पर्धा का उसी समय पर ही ये बाहर हो गई थी, ठीक है। यानी क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी कहीं ना कहीं। लेकिन बात की जाए कि भाई पार्टिसिपेट करने के लिए गई तो पार्टिसिपेट करने का जो प्रश्न उठेगा उसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, मेरी लीला राव, ओलंपिक खेलों में 1956 में भाग लेने वाली पहली महिला एथलीट। फिर इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है देविका रानी रोरिक को करके, ठीक है। आप इनके विषय में देखते चलिए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक इमेज भी है, उस इमेज के माध्यम से भी आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। इमेज में दोस्तों इनका एक डायग्राम है और किसी भी एक प्रमुख नाम का हमें चित्र जरूर देखना चाहिए, एक पिक्चर हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। देविका रानी रोरिक जी की यदि बात करें दोस्तों हम, भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सबसे पहले देविका रानी रोरिक जी के विषय में क्या इंपॉर्टेंट दोस्तों, भारतीय सिनेमा की पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी रोरिक। याद रखना आसान है दोस्तों, ठीक है। कैसे कि भाई अगर हम अभिनेत्री के तौर पर देखें शुरुआत में दोस्तों, अब यदि हम अभिनेत्रियों को देखते हैं तो अब तो कुछ भी आप देखेंगे, ठीक है, उनके पहनावे से लेके या किसी भी प्रकार का अब काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी हैं। अब हमने कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण कर लिया है। लेकिन जब शुरुआत हुई थी दोस्तों तो कैसे थी, वो बिल्कुल देवी के रूप में बैठती थी या रानी, ठीक है। तो देविका रानी रोरिक। और ये सारी चीज़ें दोस्तों याद रखने के ही तरीके हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इनके विषय में जो दूसरा है एक और महत्वपूर्ण फैक्ट, वो ये है इनका उपनाम ड्रैगन लेडी के नाम से जानी गई, पहली स्वप्न सुंदरी भी इन्हें ही कहा गया। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनके विषय में इन्हें कुछ मिले महत्वपूर्ण पुरस्कारों की। तो इनका एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप नोट कीजिएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है इसकी जब शुरुआत हुई थी दादा साहब फाल्के की, दादा साहब फाल्के को दोस्तों क्या कहते हैं, भारतीय सिनेमा के पितामह के नाम से जाना जाता है। और इस पुरस्कार की जब शुरुआत हुई, जब इसका प्रारंभ किया गया तो ऐसा पहला पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों, देविका रानी रोरिक को 1969 में। ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बात की जाए दोस्तों इनके विषय में तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी प्राप्त हुआ 1958 में। और एक और बेहद महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है वो, रविन्द्रनाथ टैगोर की वंशज थी ये कौन, देविका रानी रोरिक। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे वो इनके चचेरे दादा थे। यहाँ पर दोस्तों देविका रानी रोरिक कंप्लीट होती हैं। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका लूसेंट का प्रश्न है वो है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें दोस्तों हम, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं जयंती पटनायक। ये एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है, अनेकों बार यह प्रश्न जो है पूछा गया है परीक्षाओं में। और इनका कार्यकाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कार्यकाल भी नोट कर लीजिए, 3 फरवरी 1992 से लेकर के 30 जनवरी 1995। 3 फरवरी 1992 से लेकर के 30 जनवरी 1995। बात की जाए दोस्तों इनके जन्म की, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो 1932 में उड़ीसा के गंजम जिले के अस्का क्षेत्र में इनका जन्म हुआ। और इसके बाद बात की जाए दोस्तों इनके पति की, ठीक है, इनके विवाह की, तो इनके जो शादी हुई थी दोस्तों, पति जी का नाम है इनके जानकी पटनायक। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये नाम, क्यों इंपॉर्टेंट है आप आगे देखेंगे। उड़ीसा के सीएम रहे और इनका कार्यकाल था 1980 से लेकर के 1989। 1980 से 1989 तक ये कौन थे, उड़ीसा के सीएम थे। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों जयंती पटनायक जी के विषय में कुछ और, तो बेहद महत्वपूर्ण है, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और साथ ही एक भारतीय सांसद भी। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अपने अंतिम आज के जो हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, आप उसी लूसेंट में देखेंगे। लास्ट है हमारा दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला। बात की जाए दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला की दोस्तों, तो वो नाम है प्रतिमा पुरी, ठीक है। वो नाम कौन सा है दोस्तों, प्रतिमा पुरी। अच्छा, हमने जयंती पटनायक जी का जो है हमने याद रखने का तरीका नहीं देखा दोस्तों, तो याद रखने का तरीका है, आप देखेंगे जयंती जो है पुरुष की नहीं मनाई जाती है, महिला की ही मनाई जाती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग, तो महिला की ही जयंती मनाई जाती है, तो महिला जयंती, ठीक है। महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष है वो आंसर क्या जाएगा, जयंती। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा भारतीय सिनेमा की
पहली अभिनेत्री, तो मैंने कहा आपसे कि भाई पहली अभिनेत्री जो थी वो कैसी थी, तो स्वाभाविक सी बात है एकदम देवी की तरह, देविका रानी रूरिक। ये भी आपका कंप्लीट होता है। ओलंपिक खेल में पहुंचने वाली जो महिला है दोस्तों, इन्हें भी याद हमने रखा कैसे, इनकी लीला जो थी दोस्तों वो अलग ही थी दूसरों से, ठीक है। तो मेरी लीला, वो उनकी लीला थी कि उन्हें दौड़ना है, बहुत तेज़ दौड़ती थी, तो आपने ऐसे याद रखा। फिर इसके बाद बात करें दोस्तों अमृता प्रीतम जी को, यदि हमने याद रखने के तरीके देखें दोस्तों यहाँ पर हम, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला है वो कौन है, अमृता प्रीतम। बहुत ही प्रीत से लिखती थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनकी जो लिखावट थी, इनकी जो लेखनी थी, इनकी जो रचनाएं थी दोस्तों, इनकी कृतियां जो हैं वो रचनाओं में दोस्तों अमृत की तरह इन्होंने सारी बातें पिरोई हुई थी। किसे लेकर के, पहला भारत के विभाजन का दृश्य और दूसरा महिलाओं को लेकर के। फिर हम बात करें दोस्तों मेहर मूसा, मैगलन, हमने वो याद रखा हुआ है, ठीक है। किसी भी ठंडे प्लेस में जाएंगे तो हमें गलन होगी, तो मैगलन। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करें उज्ज्वला जी की, तो दुनिया भर में जाने वाली या संपूर्ण विश्व की परिक्रमा करने वाली जो पहली महिला है वो कौन है, उज्ज्वला पाटिल। ये भी हमने याद रखा कि चारों तरफ जो है भारत का नाम प्रचार प्रसार कर रही हैं, भारत का नाम हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उज्ज्वल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों मंगला, तो मंगला को हमने याद रखा था दोस्तों, मंगला मणि को। मंगला मिशन से और इसरो की वैज्ञानिक थी और अंटार्कटिका में 1 वर्ष से अधिक का समय इन्होंने गुजारा था। और अब हमारा अंतिम है, दूरदर्शन में या किसी भी या भारत की पहली समाचार वाचक, ठीक है। तो दूरदर्शन की फर्स्ट न्यूज़ रीडर या समाचार वाचक कौन है दोस्तों, प्रतिमा पुरी। इनके विषय में दोस्तों हम पहले याद रखने के तरीके देख लेते हैं। आप इमेज भी देख पा रहे हैं साइड में प्रतिमा पुरी जी की। तो यदि बात करें दोस्तों हम इनके याद रखने के तरीकों की, तो आप पाएंगे कि अब जो एंकर वगैरह हैं, ठीक है, अब जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं उसमें आप देखेंगे कि उनकी एंकरिंग करने का या उनका न्यूज़ रीडर का या न्यूज़ को पढ़ने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल चुका है। वरना पहले की यदि हम बात करें दोस्तों, तो जो एंकर वगैरह होते थे विशेष तौर पे दूरदर्शन में, ये सिर्फ याद रखने के तरीके हैं, ठीक है। तो वो एकदम ऐसे प्रतिमा की तरह, एक मूर्ति की तरह बैठ जाते थे और सामने बिल्कुल उनका ना सिर हिल रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना ही वो मूवमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टेबल। और फिर वो क्या कर रहे होते हैं, समाचार वगैरह दोस्तों हमें सुनाते थे या उनकी जानकारियाँ देते थे। तो हमने ऐसे याद रखा कि भाई कैसे अब समाचार वाचक है तो बिल्कुल प्रतिमा की तरह, ठीक है। तो उसका आंसर क्या गया दोस्तों, प्रतिमा पुरी। तो दूरदर्शन की फर्स्ट न्यूज़ रीडर कौन है, प्रतिमा पुरी। इसके बाद दोस्तों अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, इनका जो वास्तविक नाम था वो नाम था विद्या रावत, ठीक है। प्रतिमा पुरी जी का वास्तविक नाम क्या दोस्तों, विद्या रावत। अगला महत्वपूर्ण है, छोटे पर्दे पर आने वाली पहली महिला, छोटे पर्दे पर आने वाली पहली महिला कौन है, प्रतिमा पुरी। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है देश के पहले समाचार बुलेटिन। और इस समाचार बुलेटिन की यदि बात करें हम कि इसका समय कितना था दोस्तों, तो इसकी समय अवधि थी महज 5 मिनट। देश के पहले समाचार बुलेटिन महज 5 मिनट का समय के लिए होता था। इसकी जो प्रस्तुतिकरण थी, ठीक है, ये पहला प्रस्तुतिकरण था, इसे प्रतिमा पुरी द्वारा ही किया गया था। फिर हमारा एक अंतिम फैक्ट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण, यूरी गागरिन जी के विषय में दोस्तों लगभग सब जानते हैं, आप भी जानते होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन, इनका जो साक्षात्कार था, जो इंटरव्यू था, वो प्रतिमा पुरी जी ने ही लिया हुआ था। ये एक अतिरिक्त आपका डाटा था। इसी के साथ दोस्तों आज हम आपसे विदा लेते हैं। यहाँ आपका एक सीरीज़ जो हमारी चल रही है ये लगभग अंतिम पड़ाव पर है और अब इसके बाद महज एक सीरीज़ और आएगी, आपका एक और वीडियो होगी, एक लेक्चर और होगा और आपका ये प्रथम महिला यहाँ पर समाप्त हो चुकी होंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ठीक लग रही होगी। वीडियो ठीक लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।